तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये एक फ्लूइड कॉन्टैक्ट है या फिर प्रोटोप्लाज्मिक मास है सेल के अंदर, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर। उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलिज। साइटोसोल क्या एक एक्वस ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, और ये ग्राउंड सब्सटेंस है सेल के अंदर, ठीक है, इनसाइड द सेल। सेल ऑर्गेनेलिज आर सबसेलुलर स्ट्रक्चर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म। इनकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म होती है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं यूकैरियोट्स में लोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। मैं आपको भी साइटोप्लाज्म दिखा देती हूँ कैसा होता है और कहाँ पे सेल में प्रेजेंट होता है। देखिए यहाँ पे ये जो आपको रेड वाला पार्ट लाइन हुआ दिख रहा है ये सेल है, जो इसके अंदर आपको ये ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, और जो ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है येलो वाला ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सेल का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के बाहर आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा और सेल के अंदर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज में पहला आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स का और शीट्स का, ट्यूब्यूल्स का और वेसिकल्स का। इट डज नॉट वर्क अलॉन, ये वर्क अकेले ये काम नहीं करते, ये सब मिलके काम करते हैं। द ईआर वर्क्स क्लोजली विद द गोल्जी अपैरेचस एंड राइबोसोम्स। जो ईआर है यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्लोजली किसके साथ काम करता है, गोल्जी अपैरेचस के या फिर राइबोसोम्स के। ये क्रिएट करता है एक मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क फाउंड थ्रू द होल सेल, जो कि पूरे सेल में पाया जाता है। द ईआर में ऑल्सो लुक डिफरेंट, बहुत अलग सा दिखता है सेल से। टू सेल, हर सेल का अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन द सेल्स फंक्शन, सेल फंक्शन पे डिपेंड होगा। एंडोप्लाज्मिक दो तरीके का होता है, कि स्मूथ और एक रफ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैज़ स्मूथ मेम्ब्रेन, इसमें स्मूथ मेम्ब्रेन होंगी और राइबोसोम्स नहीं होंगे। इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गेनेली, ये स्टोरेज ऑर्गेनेली की तरह काम करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन सिंथेसिस और स्टोरेज ऑफ स्टेरॉइड्स में हेल्पफुल होता है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स से बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ मेम्ब्रेन होती है, इसमें नंबर ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि अटैच्ड होंगे आउटर सरफेस पे। ईआर इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये इंगेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी से बना होगा, और इसमें ट्यूब्यूल्स जो हैं कुछ ही होती हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देख रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो आपको इधर दिख रही है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें राइबोसोम्स है, इसमें ईआर लैमिना यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ल्यूमेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं। ये डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 में नर्व सेल्स ऑफ आउल्स में, यानी कि उल्लू की नर्व सेल्स में। गोल्जी कैरिड आउट अ रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग, ये एक रिवॉल्यूशनरी मेथड है स्टेनिंग का, इंडिविजुअल नर्व एंड सेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसकी पोजीशन। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नियर लोकेटेड होता है, उसके पास में। गोल्जी बॉडी आर प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, उनका प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज कंपोनेंट्स ऑफ द गोल्जी बॉडी आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है सेल्स, डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन, सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। एक्ट एज स्टोरेज, स्टोरेज का काम करेगा। मॉडिफिकेशन होगा, कंडेंसेशन होगा और पैकेजिंग होगी मेम्ब्रेन्स की। इट फॉर्म्स द एक्रोजोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म के एग्रोजोम भी बनाता है ये कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और लाइजोसोम्स और सिक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन साइट है।
सिंथेसिस करती है सेल वॉल मटेरियल्स को, जो पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस होते हैं। सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट सेल, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है प्लांट सेल के डिवीज़न के टाइम पे। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान रखेंगे। ये आपका 5 नंबर में आया है, चाहे आपका 10 नंबर में आए, विद डायग्राम आप ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, इसका डायग्राम है, ये आपका गोल्जी अपैरेचस का डायग्राम है। देखो कुछ इस तरीके से करके बनता है ये डायग्राम। मैं आपको भी कलरफुल बना के दिखा देती हूँ, 1 मिनट। देखो बेटा, यहाँ पे जो है आपका गोल्जी अपैरेचस कुछ इस तरीके से बनता है। इसका डायग्राम ही इस तरीके से होता है। ये इससे बड़ा, बस इतना आप बना दो, ये ठीक है, इनफ है इतना। अब यहाँ पे इसके कुछ सर्कल्स होंगे, जैसे यहाँ से 2 निकल रहे हैं, यहाँ से एक, यहाँ पे जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है। अब आपको मैं मेन स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया कि एक छोटा, फिर इस तरीके से, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक उससे बड़ा, यानी कि आपको 4 से 5 यहाँ पे लाइन ड्रॉ। अब देखो यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है आपका। फिर ये है आपका मेडिकल स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। ये वाला जो हिस्सा आपका मेडिकल स्टैक है, ये आपके वेसिकल हो गए। ये आपका यहाँ पे ट्रांस फेस, एग्जिस्टिंग फेस हो गया, एग्जिट कर रहे हो आप। ठीक है, फिर यहाँ से ये सिक्रेट हो रहे हैं वेसिकल्स। यहाँ पे ये वेसिकल्स मूविंग टूवर्ड्स गोल्गी अपैरेचस, ये जो वेसिकल्स है गोल्गी अपैरेचस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ये सिस फेस है, रिसीविंग फेस, जहाँ से रिसीव हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। वेसिकल मूविंग टूवर्ड्स ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये पहले भी मैंने अभी बताया था आपको कि ये क्या बोलता है इसको, यहाँ पे इसकी पोजीशन न्यूक्लियस के पास में होती है और इनका प्लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है गोल्गी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में होते हैं, शेप में होता है, डिफरेंट सेल्स में होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हम लाइजोसोम्स की तरफ। तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं? लिटिल एंजाइम पैकेज। ठीक है, लिटिल एंजाइम पैकेजेस होते हैं। लाइजोसोम्स आर स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर होंगे। ठीक है, लाइजोसोम्स होल्ड एंजाइम्स दैट वर क्रिएटेड बाय द सेल। लाइजोसोम्स एंजाइम्स को होल्ड करेंगे जो कि सेल्स में क्रिएटेड हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स को ही। The purpose of the lysosome is to keep the cell clean by digesting any foreign material. पर्पस क्या है लाइजोसोम्स का? सेल को क्लीन रखना जब डाइजेस्ट हो गया कोई भी फॉरेन मटेरियल, एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेज, और सेल ऑर्गेनेज को वॉर्न भी करता है। दे माइट बी यूज्ड टू डाइजेस्ट फूड और ब्रेक डाउन द सेल व्हेन इट डाइज। ये क्या करता है? डाइजेस्ट फूड को यूज़ करता है और ब्रेक डाउन करता है जो सेल ख़राब हो गया, फिर मर गया। ठीक है, मान लो ये सेल है, ये डेड हो गया, तो ये इसको ब्रेक करने का काम करेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस होता है, ऑर्गेनेलीज है, बाउंड एंड एनवेलप बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन आर फिल्ड विद फ्लड मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स फ्लड होता है इसमें, तो इसी को हम, ये जो है इसमें ऑर्गेनेलीज एनवेलप में बाउंड है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो स्मूथ होगी, एंड हैज़ अ पोरस प्रोटीन, उसमें पोरस प्रोटीन होंगे, विच फॉर्म चैनल्स, जो चैनल्स फॉर्म करेंगे एक पैसेज मॉलिक्यूल्स का उसके साथ। द इनर मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, जो अंदर की मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमिएबल होगी, यूजली प्रोड्यूस करेगी न्यूमरस इनफोल्ड्स, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। जो ये वाले फोल्ड्स होंगे यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी ग्रेटली इंक्रीज होते रहते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो होल्ड करते हैं वैरायटी ऑफ एंजाइम्स को। क्रिस्टी बियर्स माइन्यूट रेगुलरली स्पेस टेनिस जैकेट शेप पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स कंसर्न विद ATP सिंथेसिस, और जो मैट्रिक्स हैं वो कंटेन करेंगे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स मेजर ऑर्गेनेली हैं जो कि फाउंड होती हैं सेल्स के, प्लांट्स के सेल्स में और एल्गी में। प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चर की साइट है प्लास्टिड्स। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि सेल में यूज़ होते हैं वो इसमें स्टोर होंगे। प्लास्टिड्स ओफन कंटेन पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स कंटेन करती है पिगमेंट्स को।
जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रहे हैं, और टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कलर सेल्स के कलर को चेंज करते रहेंगे। प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज के लिए, जो कि प्रोडक्ट्स जैसे स्टार्च इसमें स्टोरेज हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट साइट्स हैं फोटोसिंथेसिस की। दे कंटेन एंजाइम्स, ये एंजाइम प्लास्टिड्स एंजाइम कंटेन करेंगे, कोएंजाइम कंटेन करेंगे, जो कि नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पे ये 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट कौन से होते हैं? ये पिगमेंट सिंथेसिस होंगे, स्टोरेज करेंगे, रेड, येलो और ऑरेंज कलर के होंगे, जो कि पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स इन फ्रूट्स पाए जाएंगे, यानी कि पंखुड़ियों में पाए जाएंगे। पेटल्स को हम पंखुड़ी बोलते हैं। देयर कलर इज ड्यू टू 2 पिगमेंट्स, 2 पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर होता है, क्रोटोनिन और जेंथोफिल की वजह से इनका कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस होते हैं, वाइट प्लास्टिड्स होते हैं। ये कहाँ पे होंगे? प्लांट सेल्स में होंगे और एक्सपोज नहीं होंगे लाइट से, क्योंकि इनमें कलर नहीं होता। ये रूट्स और सीड्स में पाए जाते हैं। जो आपका सीड्स का इनर पार्ट होता है, ये ल्यूकोप्लास्ट उसमें मिलते हैं, सेंटर में ग्रेन्स वगैरह के। जैसे ये आपका पार्ट डिवाइड हो रहा होगा, तो ये जो डिवाइड वाला पार्ट होगा इसमें। फॉर्मेशन एंड दे ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ऑयल, ये ऑयल और प्रोटीन्स के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कौन से होंगे? प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द प्लास्टिड्स, सिंस दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। दे आर यूजली सिचुएटेड नियर द सरफेस, सेल सरफेस के नियरली ये सिचुएटेड होते हैं। एंड अकर इन अदर पार्ट दैट रिसीव सफिशिएंट लाइट, ये यूजली सिचुएटेड होंगे सेल्स के सरफेस पे, उन पार्ट्स पे जो कि रिसीव सफिशिएंट लाइट को करेंगे, जैसे पैलिसेड सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है। ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसकी वजह से होता है? पिगमेंट क्लोरोफिल की वजह से, अब हम वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक्स होते हैं, जैसे आपकी गोल कटोरी होती है, ये उस टाइप के होते हैं जिसमें हम कुछ भर सकते हैं। ये सेल्स प्लांट सेल्स में होंगे। ये क्या करेंगे? एक सिग्निफिकेंट सेल्स की वॉल्यूम वाला पोर्शन है। ठीक है, पोर्शन यानी कि जिसमें हम कुछ भर सके, वॉल्यूम वाला। दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर करेंगे और हेल्प करेंगे सेल की शेप मेंटेन करने में और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन बिल्डर होते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइजर होते हैं सेल के। दीज प्रोटीन्स माइट बी यूज्ड एज एंजाइम, हम इनको एंजाइम की तरह यूज़ कर सकते हैं, और सपोर्टर ऑफ द अदर सेल फंक्शंस की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि सेल के फंक्शंस की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं कुछ और काम करवाने के लिए। राइबोसोम्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस अराउंड द सेल, सेल के अराउंड बहुत सारे प्लेसेस पर राइबोसोम्स मिलते हैं। दे आर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करेंगे। दोज फ्लोटिंग राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स। अब साइटोप्लाज्म क्या था आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दोज फ्लोटिंग राइबोसोम्स, जो ये फ्लोटिंग राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। दैट विल बी यूज्ड इनसाइड द सेल, अंदर सेल के। अदर राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम्स कहाँ पाए जाएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। दीज अटैच्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन, जो ये अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। दैट विल बी यूज्ड इनसाइड द सेल, जो कि सेल के अंदर यूज़ होंगे। एंड फॉर एक्सपोर्ट आउट द सेल, और एक्सपोर्ट आउट द सेल के लिए। अब इसमें यूनिट्स कितनी होती हैं? 60s से 40s। मॉडल वर्क फाइन फॉर यूकैरियोटिक सेल्स की यूनिट हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होंगे उनकी क्या सब यूनिट्स होंगी? 50s से 30s। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है, ये यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं, अपना सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं जो कैरी करते हैं रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है। सेल डिवीज़न प्रोसेस है रेप्लिकेटिंग का और उनकी ग्रोथ का, जो टिश्यू हमारे रिपेयर होते हैं। अब मैंने आपको सेल टिश्यू पहले वीडियो में बता दिया है क्या क्या होता है, और फिर रिप्रोडक्शन में भी हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अब मान लो कोई प्लांट है, हमने बीज लगा दिया, फिर वो पेड़ बनेगा, छोटा पौधा, फिर वो उससे बड़ा पौधा बनेगा, फिर वो एक पेड़ का रूप लेगा। ठीक है। तो जो ये स्टेज हैं कि हमने बीज लगाया, सीड लगाया, हमने उसमें पानी दिया, खाद दिया, अच्छे से उसको ग्रो करवाया, जो उसकी ग्रोइंग पीरियड है उसको हम एक तरीके से सेल डिवीज़न मान सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया ये मैंने। अब बताते हैं हम नेक्स्ट
इन मोस्ट सेल डिवीज़न अकर थ्रू माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस है। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप देख सकते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। प्रोड्यूसिंग माइटोसिस में क्या होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये अगर ऐसा है तो ये भी ग्रीन कलर के सेम ही होंगे, एक दूसरे के कॉपी, ये इसका कॉपी, ये इसका कॉपी और ये एक दूसरे के कॉपी, ठीक है। इसमें इस तरीके से होता है। इन रिप्रोडक्टिव सेल्स डिवीज़न अकर थ्रू मियोसिस, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जब बेबीज़ होते हैं उसमें जो डिवीज़न होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है। जो प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं हाफ जेनेटिक मटेरियल में आते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आप माइटोसिस और मियोसिस की स्टेजेस देख लीजिए। इंटरफेस है कि यहाँ पे ये बन रहा है। प्रोफेज में क्रोमोसोम्स इस तरीके से हो जाते हैं, मेटाफेज में इस तरीके से, एनाफेज में इस तरीके से, टेलोफेज में फिर माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है, ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इनकी मैं कंप्लीट वीडियो एक ले आऊँगी इनकी स्टेजेस की, तो वो भी आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। अब हम नेक्स्ट देखें तो मियोसिस अगर हम देखें यहाँ पे तो ये देखें यहाँ पे मियोसिस, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये इसकी मियोसिस फर्स्ट की स्टेज हो गई, ये मियोसिस सेकंड की स्टेज हो गई। इन दोनों को हम इन डिटेल बहुत डिटेल जैसे हम स्टेजेस पढ़ेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बहुत बहुत धन्यवाद।